जातीय जनगणना को लेकर बिहार में भूचाल, दिल्ली से मुख्यमंत्री नीतीश ने भरी हुंकार, कहा पटना में होगी बैठक। झारखंड में भी जातीय जनगणना को लेकर उबाल, दिल्ली में अमित शाह से मिलकर झारखंड के सीएम ने सौंपा मांग पत्र। बिहार शरीफ में बोले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जेडीयू को नंबर 1 बनाना मेरा मकसद। गोपालगंज में 2 दिनों में 6 कोरोना मरीज के मिलने से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जताई चिंता, भीड़ भाड़ से बचने की अपील। और आखिरकार खुला जमशेदपुर ऐतिहासिक जुबली पार्क, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद खोला पार्क का गेट, सभी विरोधियों को मंत्री ने दिया जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। देश में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से बहस का विषय बन गया है। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना को देश के लिए बेहद जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो यह उचित नहीं है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग बिल्कुल उचित है और इससे होना ही चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसे आप भी सुनिए। देखिए, जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आजादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आजादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी जरूरत है और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया। वो जातिगत जनगणना नहीं थी, वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात शुरू की। तो उसमें ठीक से नहीं हुआ, अब वो ठीक नहीं निकला, प्रकाशित भी नहीं हुआ और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया। अरे भाई, तब किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज तो पहले तय करना चाहिए। वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीजें तय रहती है। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूं, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियां नहीं है। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी माल सलामी क्षेत्र के नगला इलाके पहुंचे, जहां माल सलामी व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। लोगों के बीच 5 किलो के अनाज का थैला भी वितरित किया गया। तो वहीं जातीय जनगणना पर उनका कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराना असंभव है। राज्य की सरकार अगर जातीय जनगणना कराना चाहती है तो करा सकती है, इसके लिए सभी राज्य सरकार स्वतंत्र है। केंद्र की सरकार ने यह कहा कि व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि 2011 में जब गणना की गई तो 43 लाख जातियों की संख्या आ गई। तो ये, और अब तो जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुका, सारे डॉक्यूमेंट छप चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तकनीकी तौर पर और व्यवहारिक तौर पर केंद्र के द्वारा जनगणना कराना संभव नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार कराना चाहे तो करा सकती है। कर्नाटक की सरकार ने कराया, उड़ीसा की सरकार करा रही है। तो कल अगर बिहार में और यहाँ पर जो सरकार है एनडीए की सरकार, उसको अगर लगता है कि कराना संभव है तो करा सकती है। तो राज्य अलग अलग कराना चाहे तो करा सकते।
जातीय जनगणना पर बिहार में सियासत गर्म है। ऐसे में सत्ता पक्ष के भी कई दल और विपक्ष जातीय जनगणना कराने को लेकर गंभीर है और ऐसे में हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग जातीय जनगणना को छोटे दलों की मांग बता रहे हैं वो भूल रहे हैं कि छोटे दलों के कारण ही वो सरकार में है। जातीय जनगणना हमारी डिमांड थी, है और रहेगी। जिन नेताओं को लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी का उम्र हो गया है, कुछ ये कह रहे हैं कि छोटे दल दबाव बना रहे हैं, वैसे नेताओं को हम स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि जिनका ज्यादा उम्र है उनको ही समाज का ज्यादा ज्ञान है। आजकल नया नया बंडी पहन लेने से आप नेता नहीं हो जाइएगा। देश की आवाज को, देश के जज्बात को और आवाम की बातों को समझने के लिए उम्र जरूरी है। इसलिए जातीय जनगणना का जो लोग विरोध कर रहे हैं, हमें लगता है वो मानसिक तौर पे दिवालियापन के शिकार हो गए। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बिहार में सियासत है और इस सियासत में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपने अपने बयान, अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहा है। ऐसे में हमने आपको बयान लगातार सुनाया है, इस पर कार्यक्रम भी हमने आपको दिखाया है। लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे विपक्ष की आरजेडी हो, सभी अपने अपने बयान दे रहे हैं। हालांकि जातिगत जनगणना को लेकर एनडीए के ही बीजेपी के सिर्फ एक पार्टी को छोड़कर बाकी 3 घटक दल जो है वो जातीय जनगणना को लेकर उसी के पक्ष में है। हम आपको 2 अलग अलग बयान सुनाते हैं। दोनों बयान दोनों पार्टी के सुप्रीमो हैं, अपने अपने पार्टी के सुप्रीमो हैं। एक हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का बयान और दूसरा बयान हम आपको सुनाएंगे वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का बयान। दोनों का बयान सुनिए कि जातिगत जनगणना को लेकर उनकी क्या राय है। एक बात ये तो कहना मेरा भी है कि जो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो निश्चित रूप में जो बहुतायत आदमी हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि साहब ज़्यादा जनसंख्या जिनकी है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ में कर्टेलमेंट की बात वो सोच रहे हैं और हमारा एक तरह से विरोधी हैं। वो के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से मिले और बहुत उम्मीद था कि जो जातिगत जनगणना देश में हो, और हमें पता चला कि भी नहीं होना है, केंद्र सरकार की तरफ से मना हो गया है, तो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं शीघ्र ही इस पे चर्चा करूंगा, मिलूंगा और मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से, अपने संसाधन से राज्य में जातिगत जनगणना करे, क्योंकि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। आज हमें पता ही नहीं कि पिछड़े समाज के लोग कितने हैं, किस संख्या में हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, तो ये सब की जानकारी राज्य के पास जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसके लिए बेहतर विकास का कोई रोड मैप नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से इसको कराए और इसके लिए हमने कल कहा भी है कि हमारे पार्टी के ओर से हम 5 करोड़ रुपए का डोनेशन राज्य सरकार को देंगे, जिसमें 4 करोड़ रुपया पार्टी की तरफ से, 1 करोड़ रुपया निजी अपने तरफ से। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से जातिगत जनगणना बिहार में कराए। तो ये बयान हमने आपको सुना है, हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का बयान। वो भी अभी चाहते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना हो। दूसरी तरफ बयान हमने सुना है आपको मुकेश सहनी का। उन्होंने कहा है 5 करोड़ रुपए वीआईपी देगा जातीय जनगणना को लेकर। अगर बिहार सरकार उस पर करवाती है, अपने खर्च पर करवाती है, तो जातीय जनगणना को लेकर 5 करोड़ रुपए वीआईपी भी देगी। अब हम आपको 2 अलग अलग और बयान सुनाते हैं। एक बयान हम आपको सुनाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान, उनका क्या कुछ कहना है, और दूसरा बयान बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान। सबसे पहले आप सुनिए कि वो क्या कहते हैं और उसके बाद बयान हम आपको सुनाएंगे संजय जायसवाल का। पहले पार्टी में ना एकता बनाए, राजद में पहले एकता बनेगा तब ना दूसरी जगह बनेगा। पहले अपनी पार्टी में एकता बनाएं, अपनी पार्टी को मजबूत करें, चिंतन करें कि इतने साल से वो पार्टी सत्ता से क्यों दूर है, क्यों जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। वो उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए।
हर दल को जैसे बीजेपी काम कर रही है उस तरह सीखना चाहिए, काम करना चाहिए, जनता के सरोकार में जुड़ना चाहिए। जब उनकी पार्टी में एकता नहीं है उनके, तो दूसरी की एकता क्या करेंगे? एनडीए में से एकता है, भाजपा जदयू एकदम चट्टानी एकता है। एनडीए एकदम मजबूत है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। 2025 तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। सारे मंत्री मेहनत कर रहे हैं। हम देश के अंदर बेहतरीन काम बिहार प्रदेश करके दिखा रहा है। तो यह साफ बताया गया कि 4,28,000 जातियों की रिपोर्टिंग हुई है। अगर 4,28,000 जातियों की रिपोर्टिंग SECC डाटा में हुई है तो कैसे 4,28,000 कॉलम करके किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया। प्रैक्टिकल बहुत लोगों ने अपनी जाति में फिर ओबीसी नहीं लिखा, तो उससे जाहिर बात है कि बहुत लोगों की ओबीसी की भी संख्या घट सकती है। बहुतों को इस तरह का भी कंफ्यूजन है। तो जो पार्टी केंद्र सरकार ने सोचा समझा निर्णय किया, महाराष्ट्र में जब केवल 484 जातियां रजिस्टर्ड हैं और महाराष्ट्र में जब SECC डाटा हुआ तो वो जातियों की संख्या 52,000 पार कर गई। तो 52,000 जातियों के कारण यह प्रैक्टिकल। तो सिर्फ बिहार में ही जातीय जनगणना को लेकर मांग नहीं की जा रही है। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सिर्फ जातीय जनगणना को लेकर बिहार में नहीं मांग कर रहे हैं। इसकी सुगबुगाहट अपने पड़ोसी प्रदेश में अगर चले, पड़ोसी राज्य में चले, झारखंड में, तो वहां पर भी जातीय जनगणना की मांग, डिमांड उठी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक में उनके साथ राज्य की अन्य पार्टियां भी मौजूद रही। सोरेन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे और सभी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट में जो कुछ कहा गया वो पूरी तरह अलग मामला है। मैं अब भी कहूंगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को जातिगत जनगणना प्रदेश में कराने को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को मांग पत्र सौंपा है। इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में यह मुलाकात की गई। दरअसल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित राज्यों की एक अहम बैठक बुलाई गई। तमाम मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पर थे और उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर उनसे मुलाकात की। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां समाहरणालय सभा कक्ष में जिले के अधिकारी और निगम प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें कई मंत्रीगण और स्थानीय सांसद शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। शहर को जल जमाव से मुक्ति दिलाई जाएगी। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। की योजना प्रारंभ हुई है, लेकिन उसे और गति देने की आवश्यकता है। उसके लिए हमने निर्देशित किया है कि यह योजना तेजी से चले, जिससे कि आने वाले जो अगला बरसात का मौसम है उसके पहले मुजफ्फरपुर के नगर वासियों को जल जमाव से निजात मिल सके और मोक्ष धाम भी एक बड़ी लागत से यहाँ हम सब बनाने वाले हैं, जिसका DPR बन रहा है और बड़े पैमाने पर एक मोक्ष धाम का भी निर्माण नगर विकास विभाग की ओर से किया जाएगा मुजफ्फरपुर के नगर के विकास के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एनसीसी को सशक्त करने के लिए केंद्र ने क्या कुछ किया है उस पर बात करेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी,
इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। विकास किया है, विकास करेंगे। सुपौल के प्रतापगंज निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 ग्राम पंचायत सूर्यपुर वार्ड संख्या 9 से 15 तक सभी जनता से अपील। पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार संतोष कुमार को क्रमांक संख्या 6 चुनाव चिन्ह डोली छाप पर बटन दबाकर विजयी बनाएं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो क्यों? गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। एनसीसी को सशक्त करने के लिए केंद्र ने 15 सदस्यीय टीम का गठन किया है। ऋतुराज सिन्हा उस टीम के लिए बिहार से चुने गए हैं। एनसीसी के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। तो वहीं आज एनसीसी के बच्चों से पूर्व सांसद आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा ने मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई भी किया है। देश के विभिन्न जो अपने फंक्शंस हैं, वो सरकारी तंत्र हो या सरकारी तंत्र के बाहर की व्यवस्थाएं हो, उन सबको एक रिव्यू करने का एक अवसर है कि हम एक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेकिंग स्टॉक, कि अभी तक हमने क्या लक्ष्य के या ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट किया और नए भारत के परिवेश में आने वाले समय में हमको अपने कार्यकलाप में, काम करने के तरीके में, ऑब्जेक्टिव्स में क्या सुधार, बदलाव लाना है, ताकि जब देश 100वां वर्ष मनाए आजादी का, तो एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड और डेवलप्ड नेशन के रूप में, हर एक रूप से विकसित भारत विश्व के सामने आए। तो इसी क्रम में विभिन्न चीजें हुई हैं। उसमें एक चीजें ये भी हुई हैं कि एनसीसी को रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी रक्षा मंत्रालय ने गठित की है। मेरा सौभाग्य है कि बिहार प्रदेश से मुझे उस पे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जनसंवाद यात्रा के तहत बिहार शरीफ पहुंचे। उनका मकसद पार्टी को नंबर 1 पर लाना है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान निश्चित हो गया है कि अगर चुनाव होता है तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड फिर से नंबर 1 की पार्टी होगी।
बिहार शरीफ में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना समय की मांग है और इसके आधार पर देश की नीति तैयार होती है। कैमूर में आरजेडी के द्वारा पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम भभुआ नगर के कोहिनूर होटल में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष अकलू राम और संचालन पार्टी के जिला प्रधान महासचिव भोलानाथ सिंह यादव ने किया, जिसमें आरजेडी के भभुआ, रामगढ़, मोहनिया के तीनों विधायक शामिल रहे। सब लोगों ने यहाँ अभिनंदन समारोह रखा था। समारोह में आना हमको जरूरी था, इसीलिए आएंगे। क्या कहना चाहेंगे साहब? आगे की कार्रवाई चुनाव लड़ रहे हैं हम बिहार विधान परिषद सदस्य के लिए। अभी जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, पंचायत 27 सितंबर को भाकपा माले ने भारत बंद के पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस का आयोजन किया है और यह मशाल जुलूस नगला इलाके से निकलकर विभिन्न रास्तों से होता हुआ शहीद भगत सिंह चौक पहुंचा, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी तीनों कानूनों पर विरोध जताते हुए इस काला कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। 27 सितंबर यानी कल सोमवार को पूरा भारत बंद रहेगा। किसान आंदोलन का, किसानों का जो 3 कानून भारत सरकार ने लाया है, मोदी सरकार ने लाया है, उसको देश के पैमाने पर हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। किसान का जो काला कानून आया है उसको वापस करने के लिए, महंगाई के खिलाफ, देश में निजीकरण के खिलाफ यह जो है कल पूरे भारत जो है बंद होने जा रहा। गोपालगंज में बीते 2 दिन में 6 कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन फिर से हाई अलर्ट पर है। पूरे मामले को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिंता व्यक्त भी की है। उन्होंने कहा कि मैं जिले वासियों से अपील कर रहा हूं कि अभी भी भीड़ भाड़ से बचें, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं। गोपालगंज की जनता को यह नहीं समझना चाहिए या ये महसूस नहीं करना चाहिए कि बिहार के अंदर से कोरोना खत्म हो गया। कोरोना अभी भी है। प्रतिदिन भले ही 6 केस मिल रहा हो या 10 केस मिल रहा हो, लेकिन कोरोना के केसेस आज भी मिल रहे हैं और कोरोना के मरीज आज भी प्रतिबंधित हो रहे हैं। और देश के कुछ भागों में अभी भी कोरोना के बहुत सारे केस हैं, कुछ राज्यों में बहुत अधिक हैं और वहाँ से आने वाले लोगों के संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग बहुत अलर्ट है। दानापुर के आसपास के इलाकों में बढ़ती चेन छिनताई को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है और इसको लेकर दानापुर के ज्वेलरी दुकान में एएसपी सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में छापेमारी की गई। गौरतलब है कि रूपसपुर पुलिस ने 4 चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। उसी की निशानदेही पर दानापुर के सदर बाजार में मां भवानी ज्वेलर्स दुकान में छापेमारी की गई और इस छापेमारी में दुकान से एक सोने की चेन और 5 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने दुकान को सील भी कर दिया है। चेन स्नैचिंग का वारदात बढ़ रही थी, उसी में कुछ लोगों को रूपसपुर थाना ने अरेस्ट किया है। उसी में मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक ज्वेलरी दुकान में जो चेन गिनी जाती है उसको ये लोग आगे बेचते हैं। उसी क्रम में यहाँ पे छापेमारी करके हम लोग उन्हें बरामद करने का प्रयास करेंगे। समस्तीपुर जिले में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक मूसरी गरानी थाना क्षेत्र के ऊदा पेठिया बथुआ में किराना व्यवसायी की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम वहाँ पे नहीं थे, आगे गोली। आप लोग का पता नहीं था? हम वहाँ पे नहीं थे, दुकान पे थे सर। दुकान पे आके गोली मारा। बेगूसराय में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। पूरी घटना लाखों थाना क्षेत्र के निपनिया चौर की है। घटना रविवार दोपहर की है, जब लोग खेत की तरफ गए तो सड़क किनारे युवक का शव देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घूमते रहे की कह रहे कौन नाम से लोग जाने रहे? नाम तो कोई नाम के जानते, दिमाग कुछ पता चल रहे कौन टोला थे नहीं टोला?
दरभंगा बस स्टैंड परिसर स्थित दुकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है। सैकड़ों की संख्या में दुकानें पिछले 4 सालों से चल रही थी। कुछ दिन पूर्व सूचना दी गई कि दुकानदार अपनी दुकान खाली कर लें। आदेश नहीं मानने पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। दुकानदारों ने बताया कि जिला प्रशासन का बुलडोजर दुकानों पर नहीं, हमारे पेट पर चलता है। दरभंगा में भारत बंद को लेकर भाकपा माले ने कैंडल मार्च निकाला है। आयकर चौक से मिर्जापुर होते हुए दरभंगा टावर पर कैंडल मार्च पहुंचा और इसकी अगुवाई सीपीआई-एमएलए के नेता राजीव चौधरी कर रहे थे और इस कैंडल मार्च के माध्यम से आम जनों को जागरूक भी किया गया। राज हाई स्कूल का खेल मैदान जल जमाव के कारण झील बन गया है। पिछले 2 महीने से इस खेल मैदान में पानी भरा है, जिससे इस ऐतिहासिक खेल मैदान के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। अनुमंडल के सबसे बड़े इस खेल मैदान में जल जमाव होने से प्रशासन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो स्थानीय विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा ने भी जलमुक्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास भी नाकाम हुआ। जमशेदपुर शहर के ऐतिहासिक जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सड़क को रविवार से खोल दिया गया है। खुद मंत्री बन्ना गुप्ता ने पार्क का गेट खोलकर शहर की जनता को सौगात दी है। इसके साथ ही सभी विरोधियों को मंत्री ने जवाब भी दे दिया है। साथ ही टाटा प्रबंधन के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली। विदित रहे कि सरकार का गाइडलाइन जारी होने के बाद भी जमशेदपुर के ऐतिहासिक जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली आम सड़क को जिसको प्रबंधन द्वारा नहीं खोला गया था और इसको लेकर सरकार, प्रशासन और खुद मंत्री बन्ना गुप्ता, जो स्थानीय विधायक भी हैं, उन पर सवाल उठ रहे थे। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गई 2 बच्चियां तेज धार में बह गईं, जिसमें एक बच्ची को स्थानीय युवकों ने बचा लिया, जबकि दूसरी बच्ची तेज धार में बह गई। इसका अभी भी कुछ पता नहीं चला है। घटना राम जन्मनगर की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बरखा और उसकी सहेली प्रियंका नदी में नहा रही थी और इसी बीच दोनों नदी में डूबने लगी, जिसे स्थानीय युवक ने बचा लिया है, लेकिन प्रियंका तेज धार में बह गई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।